हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर करने वाले हैं। हमारा सेट 1 ये होने वाला है, ठीक है। सेट 1 होने वाला है, सोशल साइंस का मॉडल पेपर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को 48 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस मॉडल पेपर में, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से जैसे कि आप लोग को एग्जाम में इसी टाइप से दिया जाएगा क्वेश्चन। 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आप लोग को 40 क्वेश्चन देना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को वहाँ पर देना रहेगा, ठीक है। 48 में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। जैसे कि 2022 के एग्जाम में था कि 80 में आप लोग को 80 क्वेश्चन पूछा जाता था डबल, ठीक है। 80 में आप लोग को 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहता था, लेकिन आप लोग के टाइम में 2023 के एग्जाम में आप लोग को इस तरह से सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि पिछले टाइम कोरोना का माहौल था, ठीक है। कोरोना का लॉकडाउन वगैरह हुआ था, तो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए उन लोग को ऐसा दिया गया था, लेकिन आप लोग के टाइम में ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो आप लोग को जो है 48 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से आप लोग को जो है 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो उस पर भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी अब मैं बनाने वाला हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको मैं 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वो किन देशों के बीच में हुई थी, किन दो देशों के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन है रूस और इटली के, या रूस और फ्रांस, या रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ रूस यहाँ पे एक तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि जिसमें भी हुआ होगा उसमें रूस जो पक्का हुआ है, ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि में कौन देश शामिल है, तो रूस तो एक शामिल है ही, ठीक है। और इसमें बताना है कि आप लोगों को चारों में सही कौन सा हो जाएगा, ठीक है। रूस के साथ कौन सा देश का जो है संधि हुआ था, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो रूस और किसके बीच में हुआ था। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का तो आप लोग का रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। आप लोग का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी नंबर, ठीक है, रूस और जर्मनी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर बोलता है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है तितसिन, कैंटन, या हो ची मिन्ह, या इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चारों में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता ही नहीं है, या आप लोग ये तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आप लोग देखते ही नहीं। आप लोग ये तीनों में ही कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें तीनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये चौथा वाला ही करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको बारे में जानकर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये आप लोग को बताना है, बोलना है कि ये इस क्वेश्चन को अच्छा से लिख के उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर बोलता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन है 1929 के लाहौर में, 1933 के कलकत्ता, या 1931 के कराची, या 1924 के बेलगाम। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड का सही जवाब क्या हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड का तो 1929 लाहौर में, ठीक है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस 1929 लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर बोलता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आप लोग से कराया भी था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बारदौली आंदोलन के दौरान, ठीक है, बारदौली आंदोलन के दौरान जो है उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन 1838 में, 1858, 1881 या 1911। कब पारित हुआ था भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, कब पारित हुआ था, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में आप लोग को चारों सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, चारों सब्जेक्ट आ जाएगा। आप लोग को हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटिकल आ जाएगा, उसके बाद आप लोग का इकोनॉमिक्स भी आ जाता है और ज्योग्राफी भी आ जाता है, ठीक है। चारों सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा। इसमें 48 क्वेश्चन में आप लोग को चारों का मिक्सअप आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का इसका सी हो जाएगा 1881 ईस्वी में, ठीक है। 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग। ऑप्शन का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पूंजीपत वर्ग के द्वारा किस वर्ग का, जो पूंजीपत वर्ग थे उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कृषक वर्ग का शोषण किया गया था। किनके द्वारा, तो पूंजीपत वर्ग के द्वारा जो कृषक वर्ग का आप लोग का शोषण किया गया था। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति या औद्योगिक क्रांति या साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति। कौन सी क्रांति जो है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग का औद्योगिक क्रांति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये औद्योगिक क्रांति ही जो थी आधुनिक युग में, कौन सी युग में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांति लाने की सबसे बड़ी ये औद्योगिक क्रांति थी, ठीक है। सबसे बड़ी क्रांति यही थी, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो ये आप लोग का जो है भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ। तो आप लोग का 1990 में हुआ था, ठीक है, 1990 में हुआ था। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर बोलता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन है कुरान, गीता, हदीस या बाइबल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक, सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाइबल का किया गया था, ठीक है, बाइबल का, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइबल का यहाँ छपाई किया गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की गई थी। तो गुटेनबर्ग के द्वारा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबल की सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या अमेरिका। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग का चीन में हुआ था, ठीक है, चीन में हुआ था मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले। विश्व में सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। ठीक है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फॉस्फोरस। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका एंड्रीन हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा एंड्रीन। 11 का सी नंबर एंड्रीन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार के जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड या आर्सेनिक या लोटा। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आर्सेनिक हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संविधान की धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, या जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान की धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध किससे है 13 का, तो इसका ए हो जाएगा वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। धारा का संबंध किससे है संविधान का, तो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका तो हो गया आप लोग का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 48 में आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है। ठीक है, 48 में कितना करेक्ट हुआ है। कम से कम आप लोग 40 तो एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, 40 एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 48 में आप लोग का 40 अगर नहीं सही होता है, अगर यहाँ पर आप लोगों को 48 में 40 सही नहीं होता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आप लोग 48 में कोशिश करना है कि 48 में 48 सही हो, तब जाकर वहाँ पे 40 का 40 सही होगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग को 48 में अगर 30 ही सही हो रहा है तो आप लोग को और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, 48 में अगर 30 सही हो रहा है, 40 भी सही हो रहा है, ठीक है 48 में, तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको सटाइए 48 में, हम हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाएँ, ऐसा करिए। ठीक है, 48 में 48 आए ऐसा। ठीक है, तभी आप लोग का जो है प्रोग्रेस टाइप से आप लोग को लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ऑप्शन है 15% है, 20%, या 10%, या 7%। कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है बिहार में। सिर्फ बिहार में पूछा जा रहा है, भारत में नहीं पूछा जा रहा है, बिहार में पूछा जा रहा है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7% जो है बिहार के, अगर बिहार का 100% क्षेत्र है तो 100% क्षेत्र में जो है आप लोग का 7% क्षेत्र जो है, 7% क्षेत्र में जो है वन का भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है 7%। ठीक है, 7% वन का फैलाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम का जो बनता है उसमें, उसको बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन मैग्नीज, टिन, लोहा, या बॉक्साइट, किसका आवश्यकता पड़ता है। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ता है। डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में ये आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बॉक्साइट हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में, भारत के कौन से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा कहाँ से आती है, तो सूरज से आता है। तो सूरज का जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता होगा सूरज का एनर्जी, वहीं ना होगा सर्वाधिक संभावनाएं विकास के लिए। तो ऑप्शन है असम में, या अरुणाचल प्रदेश, या राजस्थान, या मेघालय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का तो देखिए असम में तो नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं, मेघालय भी नहीं, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में। ये आपका जो है ये एरिया है डेजर्ट एरिया। ठीक है, डेजर्ट एरिया है आप लोग का, ये है मरुस्थल जगह। ठीक है, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे आप लोग को राजस्थान में, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा धूप करता है, सूर्य का ऊर्जा वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है, तो वही ना विकास की सर्वाधिक संभावनाएं रहेंगे। तो राजस्थान सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है आप लोग का 17 नंबर। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ये सब उद्योग है, इनमें से सबसे छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है। तो ऑप्शन है चीनी का उद्योग, या कागज़ का उद्योग, या खिलौना उद्योग, या विद्युत उपकरण उद्योग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो सबसे छोटा उद्योग निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। सी नंबर याद रखिएगा, सी नंबर। ठीक है, खिलौना उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामिन हैं। ठीक है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामिन है। ऑप्शन है 10, 7, 15, या 5। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। इसका 5 हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन है 6283 किलोमीटर, या इसका
5,243 किलोमीटर या 7,283 किलोमीटर या 8,500 किलोमीटर। बोल जा रहा है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग, बिहार अगर है तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जितना दूर में रेल मार्ग बिछा हुआ है उसमें जो है कुल कितनी लंबाई है। मतलब कि यहाँ से इधर गया, पटना गया, पटना से आप लोग गया आया, गया से अररिया गया, ऐसे करके जो है पूरा जितना दूर में ये लाइन बिछा हुआ है रेल मार्ग, वो कितना किलोमीटर तक बिछा हुआ, कितना किलोमीटर बिछा हुआ। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6,283 किलोमीटर बिछा हुआ है। ठीक है, 6,283 किलोमीटर, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन है, सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। बताइए 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन या विभाजन लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यह लैंगिक विभाजन होता है। ठीक है, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। और थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन बोलता है कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इन चार में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, यह लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, या महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। इन चारों में से कथन सही कौन सा है। यह बोल रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये गलत है। ठीक है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, तो ये भी गलत है। तीनों हम लोग का ये ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो 22 का ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही नहीं करता। अब हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई कुछ मतलब दोषी पाया गया है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि हिंदू है या मुस्लिम है, उस तरह से उसको सज़ा मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे आप हिंदू रहें, मुस्लिम रहें, सिख रहें, ईसाई रहें, जो भी आप रहें, आपको अगर कोई दंड किए हैं तो उसके लिए आप लोग को बराबर, आप लोग को हर चीज़ में बराबर अधिकार मिलेगा। ठीक है, ऐसा चीज़ है। ठीक है, 22 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब भले ही किसी माइनॉरिटीज़ को कहीं कहीं छूट दिया जाता है ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एक स्तर पर खड़ा हो सकें। ठीक है, जो जो ऊपर के लोग हैं, जो ज़्यादा धनी हैं, जैसे कि जो लोग होते हैं, उन लोग के लिए माइनॉरिटीज़ को इसीलिए दिया जाता है थोड़ा सा छूट, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, इसका ए नंबर हो गया सी है जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 बोलता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यह देश की एकता को कमज़ोर करती है, यह फैसले लेने में देरी कराती है, यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देश की एकता को कमज़ोर करती है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर करती है। इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का बी नंबर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 24 नंबर। ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको आप लोग को रहने दीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 24, ठीक है। बोलता है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन: इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1975 बहुत ही फेमस है। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति के में किस लिए जाना जाता है, तो इसका बहुत अच्छा आंसर है सी नंबर, ठीक है। देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। देश में उस समय सबसे पहली बार आपातकाल लागू हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा भी है, आप लोग का क्वेश्चन है 1975 ईस्वी में आप लोग का आपातकाल लागू हुआ था। यही पूछ देगा कि आपातकाल कब लागू हुआ था, तो 1975 ईस्वी में। और भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जाना जाता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, या नीतीश कुमार, या लालू प्रसाद, या जयप्रकाश नारायण। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ठीक है, यहीं तक हम लोग अभी वीडियो रखते हैं, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हम लोग टोटल 48 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोग बताइएगा 24 क्वेश्चन किए हैं, तो 24 में आप लोग कितना का सही जवाब दे चुके हैं, ठीक है। 24 का आप लोग 24 में कितना सही जवाब दिए हैं, ठीक है। और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।